नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरके ऑफिशियल 392 पर। और आज के वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट आपका जो जनवरी माह का करंट अफेयर पढ़ रहे थे, तो उसी जनवरी माह के करंट अफेयर को आगे हम लोग बढ़ाएंगे आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप आरके ऑफिशियल 392 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा हर बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए इस लेक्चर का, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आरके ऑफिशियल 392 टेलीग्राम से आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपका हम हर लेक्चर का पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, तो उसका आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आज के हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। जो जनवरी मंथ का जो पहला जो आपका पार्ट था उसमें हमने लगभग 50 क्वेश्चन किया था, और उससे आगे आज हम खत्म करेंगे जनवरी माह के करंट अफेयर्स को। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर बयान दिया था। बेसिकली ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? तो ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? आपका डेनमार्क का। ठीक है, कहाँ का? आपका डेनमार्क का। डेनमार्क का राजधानी कहाँ आपका? कोपेनहेगन। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ आपका? नॉर्वे की राजधानी है आपका ओस्लो। ठीक है, और कनाडा का राजधानी कहाँ आपका? ओटावा। और अमेरिका का तो पता ही, वाशिंगटन डीसी। तो इस चीज को याद रखिएगा। और ग्रीनलैंड के बारे में जान लेते हैं। ग्रीनलैंड जो है आपका इतना बड़ा है कि वो पूरे आर्कटिक क्षेत्र पर नजर रखने के लिए प्राकृतिक मंच है। ठीक है, अगर आपको अर्थ ग्लोब आपको दिमाग में होगा तो पढ़े होंगे आपका कि आपका क्या इक्वेटर है आपका, और यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है। ठीक है, और यहाँ पे आपका साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल का जो एरिया है जिसको हम लोग आर्कटिक क्षेत्र बोलते हैं, इस आर्कटिक क्षेत्र में क्या आपका पूरा बर्फ है, लेकिन ये बर्फ अब धीरे धीरे क्या होगा? मेल्ट हो रहा है आपका, जो आर्कटिक आपका रीजन है। तो इसलिए यहाँ पे बड़े पैमाने पर क्या है आपका मिनरल्स वगैरह है। ठीक है, और जो ग्रीनलैंड जो पड़ता है आपका इसी इलाके में पड़ता है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका की नजर इसलिए आपका यहाँ पर है ग्रीनलैंड पर है, क्योंकि अगर एक बार ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा कर लेता है तो पूरे जो ये आर्कटिक क्षेत्र का जो इलाका है यहाँ पे ऊपर में आपका, इस पर अमेरिका क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। अमेरिका और नाटो के लिए फॉरवर्ड सिक्योरिटी पोस्ट जैसा है आपका। ठीक ठीक है, तो इसलिए अमेरिका चाहता है कि आपका क्या करे? आपका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले। ठीक है, दूसरी बात कि ग्रीनलैंड में भारी मात्रा में संसाधन मौजूद हैं, जैसे लिथियम, यूरेनियम और ग्रेफाइट। लिथियम का प्रयोग कहाँ करते हैं? बैटरी बनाने में आपका। यूरेनियम का परमाणु ऊर्जा के लिए प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट और नियोमी का प्रयोग हम लोग मिसाइल, एआई चिप्स और स्मार्टफोन बनाने में किया जाता है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। दूसरी बात कि जो जलवायु में परिवर्तन जो हो रहा है आपका, ठीक है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से उत्तरी समुद्री जो मार्ग है जो आर्कटिक क्षेत्र में इलाके में जो आपका वो खुल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, इससे नए उत्तरी समुद्री मार्ग खुल रहे हैं जो एशिया और यूरोप को कम समय और कम लागत में संपन्न बनाते हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे। इसके साथ ही आर्कटिक क्षेत्र में क्या आपका तेल, गैस और खनिज के बहुत बड़े भंडार है आपका। जो ग्रीनलैंड को नियंत्रित करेगा उसको ये सारे तेल, गैस और खनिज का भंडार को कंट्रोल करने का मौका मिलेगा। ठीक है, ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड क्या आपका अभी स्वायत्त एक ऑटोनोमस क्षेत्र है, जिस जो आपका डेनमार्क का हिस्सा है। फिलहाल ग्रीनलैंड क्या आपका डेनमार्क का हिस्सा है। और ग्रीनलैंड की राजधानी क्या आपका? नुक। ठीक है, नुक याद रखिएगा। डेनमार्क के बारे में हमने बता दिया कि इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। इसका प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन है फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 48 चर्चा में रही कलेक्टिव परियोजना किस राज्य में आपका? तो अरुणाचल प्रदेश में आपका। ठीक है, कहाँ पे आपका? अरुणाचल प्रदेश में। इस चीज को याद रखिए। कलेक्टिव जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी पर बनाई जा रही है। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने 1200 मेगावाट की कलेक्टिव जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। तो इस चीज को याद रखिए। ठीक है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में बनाया जा रहा है। कहाँ पे आपका? अंजा जिले में। इसकी क्षमता कितनी होगी आपका? 1200 मेगावाट। इसको बना कौन रहा है आपका? टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 49 आपका चर्चा में रहा E-B4 वीजा भारत आने की अनुमति किस देश के नागरिक को देता है आपका? चीन। E-B4 वीजा किससे जुड़ा हुआ आपका? चीन से। भारत के चीनी नागरिकों के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीजा E-B4 लॉन्च किया है आपका। ठीक है, ये चीन के लिए नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया, इसको याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 50 है कि हर साल भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसे मनाए जाने की शुरुआत कब की गई थी? तो 2003 में की गई थी। ठीक है, क्यों 9 जनवरी को मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी जो थे आपका, ठीक है, महात्मा गांधी कहाँ से आपका साउथ अफ्रीका से भारत आपका लौटे थे। कब लौटे थे आपका? 9 जनवरी को ही लौटे थे आपका। इसीलिए क्या किया जाता है आपका? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने आपका 1893 में क्या हुआ था आपका? साउथ अफ्रीका चले गए थे। वहीं से अपने उन्होंने आपका कैरियर की शुरुआत भी किया था। ठीक है, बहुत सारे आंदोलनों को साउथ अफ्रीका में लीड किया था और उसके बाद जब भारत में आया तो उन्होंने आपका चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत किया था। तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटने की याद में मनाया जाता है। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी आपका प्रवासी भारतीय दिवस के? 2003 में, और विदेश मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका उंगल कनवलाई सोलू नागल, ये कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है आपका? तो चेन्नई में आपका। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। इसको याद रखिएगा आपका। इस पर्व की अगर बात करें तो तमिलनाडु सरकार ने नया सहभागी शासन कार्यक्रम उंगल कनवई सोलू नगल, इसका मतलब होता है हमें अपने सपने बताओ, इसको शुरू किया तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इसकी घोषणा की आपका। यह पहल 30 दिनों तक पूरे राज्य में लागू की जाएगी। राज्य में लगभग 1.91 करोड़ परिवार हैं। सभी की आकांक्षाएं एकत्र की जाएगी और 50,000 स्वयं सेवक घर घर जाकर फॉर्म वितरित करेंगे। ठीक है, सहभागी शासन पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट्स की ये आपका प्लान है कि इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? नागरिकों को सीधे नीति निर्माण और विकास की योजनाओं में शामिल किया जाए ताकि योजनाएं जमीनी जरूरतों पर आधारित हो और जनता सरकार के नीति निर्माण में डायरेक्टली सहभागी हो सके। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारतीय सेना द्वारा गठित आधुनिक युद्धक बल भैरव की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है आपका? तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर्स वाली यह यूनिट होगी। ठीक है, क्या होगी आपका? इस युद्धक बल में क्या होगा? 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर्स वाली यह इकाई होगी। इस चीज को याद रखिए। भारतीय सेना में 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर के साथ भैरव आधुनिक युद्धक बल मॉडर्न वारफेयर फोर्स का गठन किया गया आपका। यह बल ड्रोन केंद्रित आधुनिक युद्धक इकाई के रूप में विकसित किया गया है। इसमें 1 लाख से अधिक सैनिक और ड्रोन ऑपरेटर शामिल होंगे। भैरव दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन सक्षम लड़ाकू इकाइयों में से एक होगी। भैरव फोर्स क्या आपका जो बताया वही है कि अगली पीढ़ी की लड़ाकू इकाई है जहां हर सैनिक को उन्नत ड्रोन संचालन और तकनीक आधारित युद्ध क्षेत्र संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि वरिष्ठ पर्यावरणविद माधव गौडगिल का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण से कब किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 2006 में। ठीक है, पद्म भूषण कब दिया गया था? माधव गौडगिल को 2006 में दिया गया था। अगर इनके बारे में बात करें तो ये 83 वर्ष की उम्र में इनकी निधन हो गई। माधव गौडगिल की पुणे में इनका निधन हो गया आपका। इन्हें धरती पुत्र के भी नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। और इन्होंने पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की अध्यक्षता भी किया था। इसीलिए इसको गौडगिल आयोग भी कहा जाता था आपका। ठीक है, गौडगिल आयोग की बात करें तो इसी गठन 2010-11 में माधव गौडगिल की अध्यक्षता में किया गया था, जिन्होंने पश्चिमी घाट परिस्थितिकी पर अपनी रिपोर्ट सौंपा था। ठीक है, इनको कौन कौन पुरस्कार मिला? 1981 में पद्मश्री मिला, 2006 में पद्म भूषण मिला, 2024 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार भी आपका मिल चुका है माधव गौडगिल को। इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, नागौरी अश्वगंधा उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, 21 राज्य से संबंधित है। तो नागौरी अश्वगंधा उत्पाद आपका राजस्थान से संबंधित है। कहां से आपका? राजस्थान के, जहां के मुख्यमंत्री कौन है आपका? भजन लाल शर्मा जी है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले की नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिया गया आपका। यह राजस्थान का दूसरा जीआई टैग प्राप्त कृषि उत्पाद है। ठीक है, पहला कौन था आपका? सोजद मेहंदी, और दूसरा कौन? नागौरी अश्वगंधा। भौगोलिक अगर बात करें जीआई टैग की तो इसकी शुरुआत 1999 में हुआ था। अब पहला जो जीआई टैग आपका भारत में दिया गया था वो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था 2004-05 में। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद AERB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया आपका? AK बालासुब्रमण्यम भारत से, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। AK बालासुब्रमण्यम परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के अध्यक्ष बनाया गया इनको। ठीक है, और AK बालासुब्रमण्यम की बात करें तो इनके ये आपके एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ठीक है, यह परमाणु और विकिरण सुरक्षा को विनियमित करने वाली संस्था है। 56 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस अदालत कौन सी बन गई है आपका? तो
कलपेट्टा केरला का, ठीक है, कलपेट्टा केरला का जो अदालत है वो टोटली आपका पेपरलेस बन गया आपका, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने केरल के वायनाड कलपेट्टा में भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत किया है। अब इस कोर्ट में केस फाइल करने के लिए फैसले सुनाने तक सारा काम कंप्यूटर और लैपटॉप पर होगा, ठीक है। यह भारत का पहला जिला न्यायालय है जहां जजों की मदद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, इस चीज को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 57, यूएडीआई द्वारा आधार से जुड़ी जानकारी सरल बनाने के लिए किस शुभांकर को लॉन्च किया गया है? ये आपका उदय है, ठीक है। यहाँ भी UIDAI, यहाँ भी उदय जैसा दिख रहा है आपको, यहाँ भी उदय, तो याद रखना आपका आसान हो गया। उदय द्वारा आधार से जुड़ी जानकारी सरल बनाने के लिए कौन सा शुभांकर बनाया गया? आपका उदय। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार का आधिकारिक शुभांकर उदय को लॉन्च किया है। उदय का अध्यक्ष का नाम का नीलकंठ मिश्रा जी है आपका, ठीक है। और एक प्रकार का चैटबॉट है जो आधार से जुड़ी जानकारी आपको देगा। चैटबॉट समझते हैं, नीचे आपका रहता है, कोई जानकारी से पूछ सकते हैं। उदय एक संचार भागीदार कम्युनिकेशन पार्टनर की तरह काम करेगा जो आधार से जुड़े मुश्किल सेवाओं को आसान भाषा में समझाएगा, लोगों को बताएगा कि आधार का सुरक्षित उपयोग कैसे करें, लोगों के बीच आधार के प्रति विश्वास और समझ को भी बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बन गया आपका? तो ये बन गया केई पन्यूर, अरुणाचल प्रदेश का केई पन्यूर। अरुणाचल प्रदेश का केई जो पन्यूर जिला है आपका, ये भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बन गया है। चलिए, बायो हैप्पी जिला क्या होता है? जब प्रकृति और जैव विविधता को सुरक्षित रखकर उससे लोगों का खाना, सेहत और कमाई बेहतर की जाए और उससे मिलने वाली जो खुशी होती है वो बायो हैप्पीनेस, उसको उसी खुशी को बायो हैप्पीनेस बोलते हैं। यह शब्द कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन ने दिया था। बायो हैप्पीनेस शब्द को किसने दिया था? कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन ने दिया था। अब इस जिला को क्यों चुना गया केपी पनेर को? तो यह क्षेत्र प्रकृति और जैव विविधता से भरपूर है। यहाँ घने जंगल, साफ नदियां, पारंपरिक खेती करने वाले आदिवासी समुदाय लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पे चुना गया। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका कि वाइमर ट्रायंगल किन देशों का क्षेत्रीय सहयोग समूह है आपका? तो ये आपका पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी है, ठीक है। पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत ने पहली बार वाइमर ट्रायंगल फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड के साथ अधिकारिक स्तर पर बातचीत किया है। यह बातचीत कहाँ पे हुआ? पेरिस में हुआ। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मीटिंग में मौजूद थे। फ्रांस की राजधानी कहाँ आपका? पेरिस, ठीक है। जर्मनी की राजधानी कहाँ आपका? बर्लिन, और पोलैंड की राजधानी का आपका वार्सा, इस चीज को याद रखिएगा। हंगरी का बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया का वियना और इटली का आपका रोम, स्पेन का मैड्रिड, तो ये सब भी याद रख सकते हैं आपका। पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की ने कहा कि इस बात से संतुष्ट है कि भारत ने रूसी तेल आयात में कटौती शुरू कर दी है। अब वाइमर ट्रायंगल क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, वाइमर ट्रायंगल एक क्षेत्रीय राजनीतिक समूह है जिसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड आपका शामिल है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, ठीक है। उत्पत्ति का स्थान वाइमर था, इसलिए इसलिए वाइमर ट्रायंगल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 के अरालम वन्यजीव अभयारण्य जो भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी, कहाँ पे स्थित है? इट वाज इन, कहाँ पे? इट इज आपका केरला में, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन केरला, इस चीज को याद रखिएगा। अरालम वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है। अब इसे अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी नाम दिया गया है, ठीक है। नाम में बदलाव क्यों किया गया आपका? इसके पीछे कारण क्या है? तो केरल की कुल 327 तितली प्रजातियों में 266 प्रजातियां पाई जाती है, यानी लगभग 81% इतनी तितली प्रजातियां होने के कारण अब इसे बटरफ्लाई सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी के बारे में अगर बात करें तो केरल में पश्चिमी घाट में स्थित है। यह अभयारण्य कन्नूर जिले में स्थित है आपका, और अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी से होकर चिनकनी नदी भी बहती है और इसकी क्षेत्रफल 55 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना 1984 में होती है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिए कन्नूर जिले में स्थित है आपका, केरला में है। क्वेश्चन नंबर 61, किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हिली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? एलिसा हिली के नाम सुने होंगे आप लोग, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, विकेटकीपर, बल्लेबाज एलिसा हिली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कर दिया है, इस चीज को याद रखिएगा। वह 8 बार वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रही है, 6 T20 वर्ल्ड कप और 2 वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा रह चुकी है। क्वेश्चन नंबर 62, संयुक्त राष्ट्र के निशस्त्रीकरण मामले में सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय राजनयिक को नियुक्त किया गया आपका? तो डीवी वेंकटेश वर्मा को, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, डी वेंकटेश वर्मा के बारे में अगर बात करें तो कुछ चीजें कि 1988 बैच के IFS अधिकारी हैं, ठीक है।
और ये 2001 में क्या हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ये भारत के पूर्व राजनयिक है और रूस में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के महानिदेशक किसे बनाया गया है? ये बनाया गया शत्रुजीत सिंह कपूर को। ठीक है, शत्रुजीत सिंह कपूर को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, इन्होंने प्रवीण कुमार का स्थान लिया है। आईटीबीपी की बात करें तो ये इसकी स्थापना 1962 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ का, नई दिल्ली में। ये आपका गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। क्वेश्चन नंबर 64 की 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन, ठीक है, 2026 कहाँ आयोजित किया गया? इट वाज इन कोची। कहाँ पे आयोजित किया गया? इट इज कोचीन में। कोचीन में इसको आयोजित किया गया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला, ठीक है, 9 जून इंटरनेशनल जो आपका स्पाइस कॉन्फ्रेंस था, ये आपका 23 से 26 फरवरी 2026 तक कोची केरला में आपका, ये फरवरी में होगा, जनवरी होगा, यहाँ पे जनवरी 2026 तक कोची केरला में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की बात करें तो एक वैश्विक मंच है जहां सरकारी अधिकारी, मसाला निर्यातक, वैज्ञानिक और शोधकर्ता, नीति निर्माता सब एक साथ आकर मसाला उद्योग के विकास, नवाचार और आपूर्ति श्रृंखला पर चर्चा करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है, जिसे अक्सर मसालों की भूमि कहा जाता है। इस चीज को याद रखिए। क्वेश्चन 65 ईसी नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया आपका? तो भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आपका इसको लॉन्च किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 में ईसी नेट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। आपका चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 का आयोजन 21 से 23 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है आपका? ज्ञानेश कुमार है आपका। ईसी नेट क्या आपका? ईसी नेट चुनाव आयोग की एकीकृत डिजिटल सिस्टम है आपका। क्वेश्चन नंबर 66 सर्क मार्क टली का हाल ही निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? पत्रकारिता। ठीक है, सर्क मार्क टली 90 वर्ष के निधन हो गया इनका। और एक बार फेमस बीबीसी के पूर्व पत्रकार थे, इस चीज को याद रखिएगा। ये भारत में आपका, उन्हें वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत के कई ऐतिहासिक क्षणों को कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 67 अभिनेत्री शारदा को वर्ष 2024 के जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? केरला के द्वारा। किसके द्वारा? केरला के द्वारा। दिग्गज अभिनेत्री शारदा को वर्ष 2024 के जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार केरला सरकार द्वारा मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए इनको दिया गया। आपका इस चीज को याद रखिएगा। शारदा यह सम्मान पाने वाली 32वीं फिल्म हस्ती बनी है। आपका इस दिग्गज अभिनेत्री ने 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। अगर जैसे डेनियल पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। पुरस्कार राशि 5 लाख और एक पुरस्कार केरल सरकार द्वारा दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या आपका? तो मलयालम सिनेमा को प्रमोट करना। क्वेश्चन नंबर 68 चर्चा में रही तमसा नदी का उद्गम किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 130वें एपिसोड में तमसा नदी का जीर्णोद्धार की बात का उल्लेख किया था, इसलिए आपको चर्चा में इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर आपका क्या किया? आपका बैन कर दिया है। तो ये आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने आपका, तो फ्रांस की नेशनल असेंबली निचला सदन ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का एक विधेयक पारित किया है। इस चीज को याद रखिएगा। बच्चों में स्क्रीन की लत को कम करना इसका मेन उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य संकट से बच्चों की रक्षा, एल्गोरिथम संचालित प्रभाव को नियंत्रित करना। इस कानून को 2026 शैक्षणिक सत्र से नए उपयोगकर्ता खातों पर लागू करने की योजना है। ठीक है, आयु सत्यापन तंत्र, एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म क्या है आपका? तो ये क्या है कि सोशल मीडिया कंपनियों को अब क्या करना होगा कि उपयोगकर्ताओं की वास्तविक उम्र सत्यापित करनी होगी। आयु खातों को 2026 के अंत तक डीएक्टिवेट करना होगा और कार्यान्वयन को यूरोपीय संघ के कानूनों के अनुरूप बनाना होगा आपका। नोट में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला देश था जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया था। क्वेश्चन नंबर 70 पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 से खिताब फाइनल में कलिंगा लायंसर्स ने किस टीम को हराकर जीता? तो रांची रॉयल्स को। जीता किसने? आपका कलिंगा ने। किसको हराकर? रांची को हराकर। इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया आपका? तो पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया आपका केरला से। कहां से? केरला से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम केरल से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया।
इस कार्ड से छोटे व्यवसाय मालिकों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। केरल में करीब 10,000 सड़क विक्रेता और स्ट्रीट वेंडर्स को यह कार्ड दिया जाएगा। यह एक यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड है, इस चीज को याद रखें। शुरुआती ऑपरेटिंग लिमिट 10,000 है आपका, ठीक है, जो उपयोग अच्छा रहने पर 30,000 तक बढ़ सकती है। इसका उद्देश्य क्या है? छोटे व्यापारियों के लिए ऑन डिमांड क्रेडिट देना, ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। और कौन चला रहा है? आपका आवास एवं शहरी मंत्रालय इस योजना को चला रहा है। चलिए, इस योजना के तहत कितना ऋण दिया जाएगा आपका? तो इस योजना के तहत विक्रेताओं को 3 बार ऋण ले सकता है आपका। पहले आपका पहली बार में 15,000, दूसरी बार में 25,000, तीसरी बार में 50,000, ठीक है। पहले 15,000 की जो लिमिट थी वो पहले आपका 10,000 था, 20,000 और पहले आपका पहले 25,000 और पहले आपका 20,000 था। इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72, भारत और यूरोपीय संघ के मध्य मुक्त व्यापार समझौता एफटीए साइन किया गया। यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1993 में, ठीक है, 1993 में। तो देखिए, भारत और यूरोपीय संघ के मध्य मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है। मुक्त व्यापार समझौते पर भारत यूके की वार्ता 2007 में शुरू हुई थी। वर्तमान में अगर बात करें तो लगभग 136 जो अरब अमेरिकी डॉलर में भारत और यूरोपियन यूनियन का व्यापार होता है। भारत के लिए एफटी जरूरी क्या होता है? भारत को निर्यात करने के लिए नया बाजार मिलेगा और यूरोपियन यूनियन को भारत में दीर्घकालिक निवेश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। साथ ही भारतीय एमएसएमई का निर्यात भी क्या होगा? आपका बढ़ेगा। अगर यूरोपीय संघ की बात करें तो इसमें 27 देशों का एक संगठन है और यहाँ पे लगभग दुनिया की 5.5% आबादी रहती है जहाँ पे ये निवास करती है। और दुनिया के जीडीपी में अगर यू की बात करें तो लगभग 14-17% योगदान है। यू का गठन कब किया गया था? 1993 में, ठीक है। यू का सबसे बड़ा देश कौन है? जर्मनी। सबसे नया जुड़ने वाला देश कौन है? आपका क्रोएशिया। क्वेश्चन नंबर 73, ऑपरेशन मेगाबुरु के कारण सरंडा वन चर्चा में रहा। किस राज्य में स्थित है? आपका झारखंड, ठीक है। झारखंड के सरंडा वन पश्चिम सिंहभूम जिले में चलाया गया ऑपरेशन मेगाबुरा के दौरान 17 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मारे गए माओवादियों में से 13 पर कुल 4.49 करोड़ का इनाम घोषित था। इस चीज को याद रखेंगे। यह अभियान सीआरपीएफ के कोबरा यूनिट द्वारा संचालित किया गया था। ऑपरेशन मेगाबुरु क्या था आपका? तो ऑपरेशन मेगाबुरु झारखंड के सरंडा वन क्षेत्र में सीपीआई माओवादी के खिलाफ चलाया गया एक बड़ा आतंकवाद विरोधी अभियान था। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व का एकमात्र कौन सा देश है जो आधिकारिक रूप से दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया? यूएसए। चलिए, यूएसए याद रखिए इसको। नेक्स्ट है आपका 75, केरल राज्य ने किस सूक्ष्म जीव को अपने राज्य सूक्ष्म जीव के रूप में घोषित किया? आपका घोषित किया बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस, ठीक है, इसको याद रखिए। केरल ने आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा तिरुवनंतपुरम में किया गया। ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में आएंगे। बैसिलस सबटिलिस क्या? आपका बैसिलस सबटिलिस एक लाभकारी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो मिट्टी, किण्वित और खाद्य पदार्थों और मानव आंत में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है। यह आंत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, मिट्टी की उर्वरता सुधारने और पौधों की बीमारियों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। तो इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। 76, यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने बौद्ध डायमंड ट्रायंगल को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया है। इस ट्रायंगल में कौन सा स्थान शामिल नहीं है? आपका यूनेस्को के विश्व जो आपका बौद्ध डायमंड ट्रायंगल में जो शामिल आपका 3 है, इसमें से कौन शामिल नहीं है? पुरातनागिरी शामिल है, उदयगिरी शामिल है, ललितागिरी शामिल है, आपका सांची शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांची। यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने उड़ीसा के बौद्ध डायमंड ट्रायंगल को भारत की अस्थायी सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। इस चीज को याद रखिएगा। बौद्ध डायमंड ट्रायंगल की अगर बात करें तो इसमें ललितागिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी को शामिल किया गया। सांची इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। यह त्रिकोण उड़ीसा के जाजपुर और कटक जिलों में स्थित है। यह उड़ीसा की आर्य पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ठीक है। माना जाता है कि तीनों बौद्ध स्थलों पर बौद्ध धर्म के तीनों संप्रदाय हीनयान, महायान और ब्रजयान का प्रसार हुआ था। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची की बात करें तो ऐसी जगह होती है जिसे यूनेस्को द्वारा वैश्विक स्तर पर मान्यता दी जाती है। ये स्थल 3 प्रकार के होते हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। इसका गठन कब किया गया था? आपका 1978 में।
यूनेस्को की अगर बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका काम क्या है? तो शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में काम करता है। और यूनेस्को की स्थापना कब किया गया था आपका? 1945 में। हेडक्वार्टर आपका पेरिस के लियोन्स में है। और महानिदेशक फिलहाल आपके खालिद अल अनानी है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में कौन सा 500 सिंगल मुकाबले जीतने वाले पहले भारतीय शटलर बन गए? ये बनेगा पीवी सिंधु। कौन बनेगा आपका? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु आपका बैडमिंटन खिलाड़ी है आपका, ठीक है। और यह उपलब्धि कहाँ पर हासिल की आपका? इंडोनेशिया मास्टर सुपर्स में 500वीं जीत हासिल करके। पीवी सिंधु दुनिया की छठी महिला खिलाड़ी जिन्होंने 500 एकल मैच जीते, ठीक है। तो पीवी सिंधु के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि पीवी सिंधु कहाँ से? तेलंगाना से, ठीक है। इनको कौन कौन पुरस्कार मिले हैं? 2013 में अर्जुन पुरस्कार, 2015 में पद्मश्री, 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, 2020 में पद्म भूषण। ये सारे अवार्ड में इनको मिल चुका है। तो ये था आपका जनवरी माह का, ठीक है। ये था आपका जनवरी मंथ का आपका पार्ट 2 करंट अफेयर्स, ठीक है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिखकर, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में आपका, तब तक के लिए धन्यवाद।